प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर कैंपेन मोड में नजर आए। मथुरा में विशाल रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के हर अभियान, हर स्कीम, हर उपलब्धि को गिनाया। साथ ही विपक्ष पर करारा हमला भी साधा। यहां तक कहा कि भ्रष्ट दलालों के बुरे दिन आएंगे। साथ ही अपनी सरकार को गरीबों की सरकार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। क्या संदेश दिया है प्रधानमंत्री ने, क्या संकेत मिल रहे हैं अगले एक साल के कार्यकाल के लिए? चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, गवर्नेंस नाउ के संपादक अजय सिंह और firstpost.com के प्रधान संपादक आर जगन्नाथन। बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस खास चर्चा में। अजय सिंह, आपने उस करीब 1 घंटे की स्पीच को सुना, उसके की हाइलाइट्स आपके मुताबिक क्या नजर आए? देखिए, पूरी स्पीच तो नहीं सुनी, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में सुना है। और स्पीच जैसा आप कह रहे थे कि एक अच्छी स्पीच थी, जिसको आप ये बोल सकते हैं कि जो पहले कैंपेन का उनका मोड था उसी मोड में ये इलेक्शन है। पर हमें इसमें कोई हर्ज भी नजर नहीं आता है, क्योंकि साल भर बाद अगर अपने कार्यों की समीक्षा आप करते हैं और लोगों के बीच में जाते हैं तो शायद इसी उसमें जाना चाहिए। टोन भी यही था। और दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट हमें लगा वो ये कि ये मीटिंग उन्होंने किसी राजधानी में ना करके या किसी बड़े शहर में ना करके एक राजधानी के पास छोटे जो शहर है उसमें किया। तो ये एक कहीं ना कहीं सिंबोलिज्म भी था इसमें। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि उन्होंने राजधानी में नहीं बल्कि मथुरा में ये स्पीच किया। और जिस तरह के पावर सेंटर एक रिकरेंट थीम रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो आज भी दिखा जब उन्होंने यहाँ पर एक वर्बल हमला किया उन लोगों पर जो कहते हैं कि अच्छे दिन नहीं आया। ये सुनते हैं। आपके आशीर्वाद से वो पावर सर्कल के सैकड़ों कोठे ध्वस्त करके आज देश में दिल्ली के गलियारों में दलालों के लिए कोई जगह नहीं है। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है। उनके बुरे दिन आना बड़ा स्वाभाविक है और इसलिए वो जरा ज्यादा चीख रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी। चलिए, तो ये एक करारा निशाना था उन लोगों पर जो शायद निंदा भी कर रहे हैं इस पहले 1 साल के। और व्यूज ले लेते हैं यहाँ पर। शरद प्रधान जी, जो 2-3 मेन चीजें मैंने ऑब्जर्व की और आप इस पर आपके व्यूज बताइए। एक तो कैंपेन मोड में ऑपोजिशन पर बहुत ही करारा हमला, और ये समझ में नहीं आ रहा कि ऑपोजिशन का क्या आज इतना महत्व है कि उस पर इतना समय दे रहे प्रधानमंत्री अपने 1 साल की स्पीच में। साथ में हम गरीबों की सरकार है, ये काफी एम्फसाइज किया गया। मुझे ये लगता है कि ये ठीक है कि साल भर आज हुआ है तो वो अपनी गाथा गाना चाहते हैं कि साल भर में उन्होंने क्या किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे साल भर में वो यही करते रहे हैं रिपीटेडली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूरत से ज्यादा ये एक्सपोजर हो गया इसी बात पे। और ये जो ऑपोजिशन पे करारा हमला, आपने बहुत सही फरमाया कि ऑपोजिशन की जब कोई हैसियत ही नहीं है तो सारा फोकस ऑपोजिशन पे करने का मकसद ये लगता है कि जो अपनी जो कमियां रह गई, ठीक है कुछ अचीवमेंट्स हैं जैसा वो कह रहे हैं, वो दलालों की कमी, दलाल अब नहीं दिखते हैं, ये बात काफी हद तक सही है। लेकिन जो इश्यूज थे जिन पे कि विजिबल एक्शन होना चाहिए था, सबको उम्मीद थी कि मोदी के पहले साल में जिस तरीके का कैंपेन चलाया था उन्होंने कि कुछ करारा हमला होगा उन कमियों पे जो पिछली सरकार की थी, जिसमें कि करप्शन एक बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट था, ब्लैक मनी की बात बहुत कही गई, लेकिन उस पे कोई ऐसा विजिबल एक्शन नहीं हुआ कि कोई पकड़ा जाता। देखिए, इन चीजों से तो बार बार वो बात को दोहराना ऐसा लगता है, और ऑपोजिशन पे अटैक करना है 1 साल के बाद इतना ज्यादा, जबकि ऑपोजिशन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये मुझे जगन्नाथन जी, आप मानेंगे कहीं ना कहीं लगता है कि वो सूट बूट की सरकार वाली जो कमेंट थी, इट्स टच्ड नर्व समवेयर, क्योंकि वो कहते हैं कि गरीबों की बात करने वाली सरकार देखो उन्होंने क्या किया। फिर वो कहते हैं मैं तो वेकेशन पे नहीं जाता हूं, मैं काम कर रहा हूं। मेरा बस यही बात है कि 44 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नेंस 5 साल में से कोई इतना बड़ा चुनाव नहीं आगे, क्या एक तरह से उनको ऑक्सीजन यहीं से मिल रहा है?
नहीं, मुझे ये नहीं लगता है कि ये ऑपोजिशन का कोई डर है। इसलिए इनको ये अभी जनरल इंप्रेशन क्या है कि मोदी के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस इलेक्शन के पहले उन्होंने खड़ा कर दिया, उसके बाद में पूरे एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर सके। बहुत सारे जगह में अभी विजिबल चेंज नहीं दिख रहा है, इसलिए अभी ऑपोजिशन अटैक्स अभी स्ट्रांगर हो गया है। जैसे इवन राहुल गांधी जी भी हर जगह जा रहे हैं कि ये एंटी फार्मर है, एंटी बिजनेस है, ये सूट बूट की सरकार है। उसमें माने वो इंप्रेशन ये अभी काउंटर इंप्रेशन करना चाहते हैं कि मैं सूट बूट की सरकार नहीं हूं, मैं गरीबों की सोचता हूं, इसलिए ये थोड़ा काउंटर अटैक कर रहे हैं ताकि मोदी के साथ ये क्या है ना, ये इंप्रेशन बहुत इजी फॉर्म करना है। क्योंकि गुजरात मॉडल जब बात कर रहे थे वो तो प्रो बिजनेस थे, इसलिए सब लोग जानते हैं कि वो प्रो बिजनेस हैं अभी, इसलिए उनको सूट बूट की सरकार ऑटोमेटिकली उन पे स्टिक हो जाती है। अभी उनको ये इंप्रेशन डिस्पेल करना है कि मैं ये नहीं हूं, मैं गरीबों की सोचता हूं, इसलिए वो ये हर बार अभी बिजनेस की बात ही नहीं करते। बिल्कुल। हाँ, और बिजनेस को अपने दरवाजे से दूर रखते हैं, इसलिए कि वो कहना चाहते हैं कि देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं गरीबों के हित में जो भी है वो ही करूंगा और कुछ नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि दलालों को मैंने अंदर कर दिया और ये सब उनको ये कर दिया वो कर दिया, वो लोग उनके बुरे दिन आ गए, ये सब पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। मैसेजिंग तो क्लियर है, आप पेंशन की बात कर रहे हो, आप किसानों की बात कर रहे हो, मैसेजिंग तो क्लियर है। लेकिन एक की पॉइंट पे मैं आना चाह रही थी, और ये काफी बातें हो रही है अजय सिंह जी, आप एडिटोरियल्स देखें, आप कई सारे अखबार या शोज विश्लेषण वगैरह हो रहा है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना शायद नहीं हुआ है। लेकिन कहीं मुझे तो नहीं नजर आया जहां पर पिन पॉइंट करके समझाया गया है कि ये करना था, ये नहीं किया, या फिर ये किया जो नहीं करना था। आपको लगता है कि उसमें भी कोई ठोस चीज है जो लोग निंदा कर रहे हैं, वहां कॉन्क्रीट क्या है? देखिए, निंदा की कोई ठोस चीज तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही है, सिवाय आप ये कह सकते हैं कि एक साल में साहब कुछ दिखा नहीं। यानी आप ये कह सकते हैं कि उसका इफेक्ट अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरह से बैंक के अकाउंट खुले हैं, जिस तरह से आधार का उससे सीडिंग हुआ है, ये अपने आप में एक अद्भुत काम है जो कि शायद इंडिया में हुआ नहीं है। और ये होना अगर आप देखें तो एक छोटा काम नहीं है। जगन्नाथन साहब वहां पे हैं, वो हमसे ज्यादा अच्छा इस पे जानते हैं। ये अद्भुत काम है जो कि हमें लग रहा है कि लोग इसकी एनालिसिस ठीक से नहीं कर रहे हैं। जी नहीं, तो ये एक बहुत ही की क्वेश्चन है, इसलिए शरद प्रधान जी आपके पास भी मैं आना चाहूंगी, क्योंकि ऑल वेल हर व्यू ओपिनियन होता है बाहर, लेकिन उस पर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स अंडरलाइंग होनी चाहिए। बिल्कुल। जो मेन चीज दिख रही है कि जीएसटी बिल अभी पास नहीं हुआ, फ्रैंकली आफ्टर पॉइंट सरकार इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। लैंड बिल फंसा हुआ है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, सरकार कुछ नहीं कर सकती। आपके मुताबिक ऐसे 3, 2 या 1 कौन सी चीज है जो आप क्लियरली कह सकते हैं कि 365 दिन में करना चाहिए था, नहीं किया, और ये एक माइनस पॉइंट है? नहीं, ये सबसे बड़ी चीज है ब्लैक मनी की बात। सारे टाइम ब्लैक मनी की बात आते रहे, और तमाम मैंडेट भी जो मिला वो इस वजह से मिला क्योंकि इन्होंने लोगों को एक वो दिखाया कि साहब इतने लाख करोड़ रुपया फॉरेन बैंक्स में है इंडिया का ब्लैक मनी, और उसको हम वापस लाएंगे तो हर एक हिंदुस्तानी सिटीजन को इतना इतना रुपया उसके तो बताया गया जुमला है। तो ये जुमला नहीं, तो वो जुमला एक्सप्लेन, लेकिन जनता ने तो जो वोट यही सोच के किया ना, ठीक है जुमला हो, लेकिन आम आदमी के लिए होता है कि भाई उसका कुछ विजिबल एक्शन तो हो। वो चीज नहीं होने की वजह से लोगों में डिसअपॉइंटमेंट है। आज जो 1 साल में मोदी जी का पॉपुलैरिटी ग्राफ जो गिरा है, उसका कारण ये एक बहुत बड़ा कारण है। ये ठीक है, अचीवमेंट्स सोशल सेक्टर में बहुत, जैसे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे बहुत चीजें करी हैं, लेकिन वो उस बात को कन्वे नहीं किया गया जिस तरीके से स्प्रेड करना चाहिए था, वो नहीं पहुंची। और लेकिन जो पब्लिक एक्सपेक्ट करती है वो ड्रास्टिक स्टेप, और अभी जो है जो इंडियन पॉपुलेशन की मेजॉरिटी यूथ की है, उनमें वैसे भी पेशेंस कम होती है, और होनी भी कम चाहिए, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन हाई हो, आपने एक्सपेक्टेशन इतने हाई रेज करे और उसको 1 साल में ट्रांसलेट नहीं कर दिखाया रियलिटी में, जो कि बहुत जरूरी था, उसका मुझे लगता है ये फ्रस्ट्रेशन से निकल रहा है। ये जो इतना ज्यादा बोल रहे हैं आज, नहीं, बिकॉज जगन्नाथन जी, ये कंप्लीटली लाइक दोनों साइड की बातें सुनकर मैं आपसे पूछ रही हूं कि क्या वो एक्सपेक्टेशन सब कहते कि रेज कर दी, लेकिन कहीं ये तो नहीं कहा था कि 365 दिन में मैं फला कर दूंगा?
वो बहुत ही क्लियर था। ऐसी कौन सी बड़ी मिस है जब हम कहते हैं बिग बैंग ड्रास्टिक, वो कौन सी चीज है जो कर सकते थे नहीं किया? नहीं, आई थिंक जो कर सकते थे वो उन्होंने कर दिया है। जो नहीं कर सकते, जैसे कि लेजिस्लेशन जो जीएसटी और लैंड बिल जो बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन वो नहीं कर पाए। इंश्योरेंस बिल तो ठीक कर दिया आपने, कोल माइंस बिल तो कर दिया, एमएमआरडी बिल तो हो गया, अभी ब्लैक मनी बिल भी पास हो गया, सब कुछ तो हो गया है। अभी क्या है कि रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हो रहे हैं। इसके लिए कि एक ऐसा कोई भी सरकार नहीं है जो इतना जल्दी एक दिन में पूरा ब्लैक मनी लेके आ जाए, एक दिन में माने ग्रोथ रिवाइव करे, एक दिन में जॉब्स इंक्रीज करे। वो नहीं हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल जो है हम तो एक साल की बात कर रहे हैं। हाँ, समझ गया। तो नहीं, लेकिन एक पॉइंट ये भी है, देखिए ब्लैक मनी की जो बात, जो बिल आए वो फॉरेन जो बैंक्स में जो सो कॉल्ड ब्लैक मनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये कि हिंदुस्तान में जो एग्जिस्टिंग ब्लैक मनी है उसके लिए क्या किया एक साल में, जो कि कर सकते थे। सबको मालूम है कि एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है और वो ब्लैक मनी कहीं ज्यादा है फॉरेन बैंक के ब्लैक मनी से। ओके, और फॉर एग्जांपल आज हम सुन रहे थे नैना लाल किदवाई का कमेंट था जहां उन्होंने कहा कि अच्छी चीजें हो रही हैं लेकिन लोकल ऑन ग्राउंड ऑफ टेक डिमांड अभी तक पिकअप नहीं किया है। क्या ये एक्सपेक्टेशन के 365 या एक साल के अंदर वो ऑफ टेक ऑन ग्राउंड वो इम्पैक्ट दिखे, जहां तक इंडस्ट्री इकोनॉमी की बात है, वो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन है? क्या इतना समय काफी है कुछ तो ग्रीन शूट्स दिखने के लिए? बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने नहीं किए। एक तो जो है, जब तक एक लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू नहीं होता है, ग्रोथ नहीं दिखेगी और जॉब्स नहीं बढ़ेंगे। वो उसको स्टार्ट करने के लिए पहले आपको बैंक को ठीक करना था। वो अगर आप 6 महीने में बैंकों को रिकैपिटलाइज करते तो लेंडिंग साइकिल शुरू हो जाता था। अब तक माने न्यू एंटरप्रेन्योर्स सब इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। इन्होंने सडनली डिसाइड कर दिया कि बैंक को हम रिकैपिटलाइज नहीं करेंगे, उनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। लेकिन ये तो लॉन्ग साइकिल है, माने 2-2.5 साल लग जाएंगे जब तक कि बैंक अपने माने बैड लोन्स को रिड्यूस करके कैपिटल इंक्रीज करे। और मार्केट का हाल में उन्होंने तो न्यू कैपिटल भी नहीं लिया, इसलिए इस डीले में वन इंपॉर्टेंट थिंग जो कर सकते थे उन्होंने नहीं किया। बाकी सब तो कर सकते हैं, लेकिन वो 18 मंथ्स 12 मंथ्स का 20 मंथ्स का लीड टाइम है। लेकिन ये जो इमीडिएटली कर सकते थे वो फिस्कल डेफिसिट के कारण उन्होंने नहीं किया। वो मिस्टेक था। ओके, अजय सिंह जी, ये इकोनॉमिस्ट में एक लेख पढ़ रही थी और यहाँ पर इकोनॉमिस्ट का बहुत ही क्लियर एक पोजीशन रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर चुनाव के पहले भी, तो उसको भी अकाउंट करते हुए उनका व्यू था कि प्रधानमंत्री और सरकार कहती कि बहुत सारी छोटी रिफॉर्म्स या छोटे चेंजेस के साथ एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और बड़ा चेंज ऐसा ही होता है, लेकिन उनके मुताबिक ये सही नहीं है। बहुत सारी छोटे चेंजेस का ये मतलब नहीं कि सब कुछ एक साथ चीजें बदल रही है। आपका क्या व्यू है? क्योंकि ये एक पोजीशन रहा है वित्त मंत्री का भी, प्रधानमंत्री ने भी बार बार कहा है कि बिग बैंग आप लोग करते रहते हो, लेकिन ये देखिए कि हम कौन सी माइन्यूट चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और उसी से ही सही बदलाव होगा। आपको लगता है वो अप्रोच सही है? देखिए, इकोनॉमिस्ट की अगर बात करें तो भारतीय उसमें इकोनॉमिस्ट की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही है। आप देखिए, नरेंद्र मोदी जब आ रहे थे, जब उनको डिक्लेयर किया तो इकोनॉमिस्ट ने एक अजीब सी स्थिति अपनी ली थी। बिल्कुल, और ये मैंने प्रीफेस किया था सवाल में कि उनके जो एक पोजीशन है नरेंद्र मोदी को, उसको साइड में हटाते हुए द पॉइंट ऑफ क्यूमुलेटिव गेन्स कि हमने स्वच्छता किया है, हमने जनधन खोल दिया है, हमने गैस सब्सिडी हटा दी, साथ में एक बड़ा चेंज आपको दिखाई देगा। उस थ्योरी पर आपका व्यू जानना चाहती हूं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपने को शिफ्ट किया है। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि इकोनॉमिस्ट जिस चीज को बिग बैंग रिफॉर्म्स कर रहा है भारतीय संदर्भ में, शायद वो उचित नहीं होगा, ऐसा इनका मानना होगा। जो हमें जहां तक समझ में आ रहा है वो ये है कि एफएम और पीएम, इन लोग को ये लगता है कि जो रिफॉर्म्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो हमारे यहाँ वो ठीक नहीं चलेंगे। तो इसलिए रिफॉर्म्स
का जो ढंग होगा वो इनका अपना होगा, ऐसा इनका मानना है। इकोनॉमिस्ट को वो सूट नहीं कर सकता है, ये एक अलग इशू है, लेकिन इकोनॉमिस्ट कोई ऐसा ट्रुथ बोल रहा है जो कि अगर वो नहीं माना गया तो वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर ब्रेक लेना है, बस इस पॉइंट पर आपका भी व्यू मैं जानना चाह रही थी जगन्नाथन जी के ये थ्योरी कि छोटे छोटे चेंजेस से एक बड़ा क्यूमुलेटिव सी चेंज आएगा, और ये एक पैरामीटर रहा है सरकार का, एक मैसेजिंग रहा है, वो क्या एक लिमिटेड सक्सेस देख सकता है? इंडिया में जो भी करें आप, बिग बैंग अपने मैंने 67 ईयर इतिहास में एक ही बार हुआ है, वो जब कंट्री बैंकरप्सी फेस कर रही थी 1991 में हुआ था। उसके पहले और उसके बाद इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स ही होते रहे, इसलिए करेक्ट है। सिर्फ वो पेस ऑफ इंक्रीमेंटल थोड़ा ज्यादा है। इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर में इंक्रीमेंटल रिफॉर्म्स अगर देखें तो पिछले 5 साल से फास्टर रहे हैं, इसलिए वो अच्छा ही है। मई 2017 ये इकोनॉमी 10% पे चले जाएगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, ये जो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म जब हो रहे हैं, लैंड बिल किसी भी फॉर्म में पास हो जाए, जीएसटी किसी भी फॉर्म में पहुंच जाए, 2017 तक हम 9-10% ग्रोथ पे आ जाएंगे, सिर्फ वो इंक्रीमेंटल रिफॉर्म पे। अगर बिग बैंग करना चाहे तो पॉलिटिकली डैमेजिंग हो सकता है, इसलिए तो फिर पूरा रिवर्स हो सकता है, इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं करेंगे। तो पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं और बढ़ते जाएंगे। इसी साल में कई बड़े राज्यों में चुनाव भी आने हैं, इसलिए इस छोटे से ब्रेक के बाद हम अगले 1 साल और फिर अगले 4 साल की बात करेंगे कि क्या होना चाहिए इस सरकार के एजेंडा पर। लौटेंगे जल्दी। मथुरा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का हम विश्लेषण कर रहे हैं। 1 साल हो गए हैं मोदी सरकार का। इस मौके पर उनका भाषण था जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, और अब हम हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ अगले 1 साल और टर्म के जो बाकी साल हैं उसकी हम बात करें। शरद प्रधान जी, आपके मुताबिक क्या एक फोकस रहना चाहिए अब प्रधानमंत्री का, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग चीजों में, लेकिन फॉरेन पॉलिसी एक फोकस था, और पहले 1 साल में उन्होंने एक नींव बनाई है कि किस तरह का रिलेशन होगा भारत का दूसरे देशों के साथ। उस तरह से ईयर 2 में जाते जाते क्या हाईलाइट रहना चाहिए, क्या फोकस एरिया रहना चाहिए? वेल, मुझे लगता है कि अब जो इनका फोकस, एक तो इनको करना पड़ेगा प्राइस कंट्रोल, और जो कि जिसका काफी अंदेशा है कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। वजह उसकी ये है कि पूरी जो इस साल जो रेन्स का जो दौर चला है, व्हीट क्रॉप टेरिबली डिस्ट्रॉय हुई है पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसकी वजह से गेहूं के दाम बढ़ेंगे, खाने के दाम बढ़ेंगे। ऑलरेडी जो पेट्रोल प्राइसेस जो इंक्रीज हुए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम, उसकी वजह से जो नेचुरली जो फॉलो करता है हमेशा, हर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे। तो महंगाई जब बढ़ेगी, उसको कंट्रोल करने के लिए अगर मोदी ने स्टेप्स नहीं लिए तो इसका इनको मुआवजा भुगतना पड़ेगा बिहार में, सब्सिक्वेंटली जो सदर्न स्टेट्स जहां इलेक्शन है, फिर यूपी में भी, क्योंकि वो अगर एक्सप्लेन नहीं, उसको पब्लिक किसी भी कुछ भी हो, पब्लिक ब्लेम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। वो ये नहीं कहेगी कि बारिश हो गई इस वजह से दाम बढ़े। नहीं, उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये इनका फोकस की जरूरत है। और दूसरा वही बात जो मैंने पहले कही थी कि ब्लैक मनी वाले, करप्शन वाले इशू पे कोई बिग बैंग दिखलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अजय सिंह, पहले बजट में जो इस सरकार ने पहला बजट पेश किया, उसके पहले वित्त मंत्री ने बात की थी कड़वी दवाई की। उन्होंने कहा था कि बिटर पिल का डोज भी चाहिए सिस्टम में। आपको लगता है कि जैसे जैसे ये इंपॉर्टेंट चुनाव आएंगे इस साल में, बिहार और फिर 2017 तक यूपी, बीच में हम देखेंगे पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में, ऐसी कड़वी दवाई प्रिस्क्राइब करने की क्षमता थोड़ी सी कम होते जाएगी केंद्र सरकार की? हमें लगता है कि स्टेट इलेक्शन से सेंटर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होगी, वो भी इस तरह की जो नीतियां हैं उसमें। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। और अगर आप इनका एग्जाम्पल भी ले तो इनके अपने स्टेट में जिस तरह इन्होंने सरकार चलाया था, उसमें भी अगर 2001 में ये गए थे और 2001 के बाद 2002 में सेकेंड जो इनका इलेक्शन हुआ था, उसके बाद के जो 3 साल देखें, जो भी इफेक्ट आया था वो 3 साल के अंदर आया था। तो हमें लग रहा है कि शायद एक रीजनेबल टाइम होगा कि 2-2.5 साल के बाद अगर देखा जाए कि आप कितना इसको जो आपके इकोनॉमिक इश्यूज हैं और बाकी इश्यूज हैं उसको कितना जमीन पे लेके आप आते हैं, तो उसके लिए एक गैप आपको इतना देना होगा।
ओके, फेयर पॉइंट। दूसरी बात है, एक तो इलेक्शंस है, दूसरी तरफ जगन्नाथन जी जो राज्यसभा की इस वक्त कॉम्पोजिशन है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि 2018-19 तक स्थिति होगी जहां पर बीजेपी को राज्यसभा में भी मेजॉरिटी है। तो हर जगह चीजें रुकते जाएंगी, क्योंकि ये एक ही तरीका है विपक्ष के लिए रेलेवेंट बने रहने का। उस रोड़े को कैसे क्रॉस करेंगे? देखिए, राज्यसभा में किसी भी पार्टी की बहुमत नहीं बन सकते कभी भी। अभी भी देखे तो कांग्रेस का 60-70 सीट है, वो तो मेजॉरिटी नहीं हुई। वो तो सिर्फ वो एंटी बीजेपी फोर्सेस इतने हैं कि वो उन्हें मेजॉरिटी, एंटी बीजेपी मेजॉरिटी लग रहा है। इसलिए बीजेपी को 2016 के एंड या अर्ली 2017 में उन्हें अबाउट 70-80 सीट उनको भी मिल जाएंगे। आई मीन 60-70 मिल जाएंगे। उसके बाद में उन्हें मैंने फोर्सेस इकट्ठा करके लेजिस्लेशन पास करने होंगे, बस उतना ही है। लेकिन आप इनसे जो पहले बात कर रहे थे, मोदी जी का मेन फेलियर अगर हो सकता है, वो एक ही कारण हो सकता है, उन्होंने तो 25 स्कीम शुरू कर दिए हैं और हर स्कीम का माने इतना इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटी नहीं है स्टेट का। लेकिन अगर आप मोदी जी अपने आप से पूछेंगे कि 2019 में अगर मुझे री इलेक्शन जीतना है तो मुझे क्या करना चाहिए, जो स्टोरी मैं दोहरा के मैं इलेक्टोरेट को कन्विंस करेगा कि ये अच्छे दिन आ गए, एक ही बात है, जॉब्स। अगर वो जॉब्स के लिए हर काम जॉब्स की और पॉलिसी करेंगे हर चीज में, तो उनको री इलेक्शन का मोर और लेस गारंटी है। जॉब्स नहीं करेंगे तो वो इलेक्शन हार जाएंगे या थोड़ा स्लिप तो होंगे जरूर। इसलिए उनको एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए कि ऐसी कोई भी गवर्नमेंट को 10,000 चीज पे इम्प्लीमेंटेशन की ताकत नहीं है। अगर एक ही चीज दोहराएंगे और एक ही फोकस रखेंगे तो वो जरूर कामयाब होंगे। और ये पिछली सरकार की सबसे बड़ी नाकामी भी रही कि जॉबलेस ग्रोथ हम देख रहे थे। हाँ, नहीं, दूसरा क्या है कि अभी जहां तक नेक्स्ट इलेक्शन का सवाल है, लोकसभा इलेक्शन का, उसके लिए भी बहुत वक्त है। उसमें तो ये भी ह्यूमन मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, और क्लोजर टू द इलेक्शन ये जो सुनने में आता है कि उनके प्लान्स हैं, वो इस तरीके के एक्शन करेंगे जिससे असर। लेकिन जो बिल्डअप टू द इलेक्शन है, जिसमें कि तमाम स्टेट्स के इलेक्शन हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनका इम्पैक्ट ना पड़े मुझे नहीं लगता, उनका शर्तिया इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो आज की मोदी की जो पॉलिसीज हैं, उनका असर इनको इसमें जरूर पड़ेगा। लोग देख रहे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मोदी से है। लोगों को एक्सपेक्टेशन बिहार में नीतीश से उतनी नहीं है, या लालू की तरफ नहीं देख रहे हैं, या यूपी में वो जो देखना चाह रहे हैं कि जब मोदी ने कहा था जॉब्स अगर क्रिएट नहीं हो रहे हैं तो उसका ब्लेम, जो बहुत सी कमियां स्टेट गवर्नमेंट्स की भी होंगी, उसका जो जवाब है वो देना पड़ेगा मोदी को, क्योंकि इलेक्शन पहले स्टेट का होने वाला है, जिसमें कि क्योंकि मोदी पे फोकस रहा है, बीजेपी का नहीं। एक तरह से इनकम्बेंसी का जो बोझ होता है इस सरकार और इस प्रधानमंत्री पर पहले दिन से ही दिखा है। तो यानी जब वो कहते कि हमें हनीमून पीरियड नहीं मिला, तो एक फेयर असेसमेंट है, या आपको लगता है कि थोड़ा सा वो थिन स्किन्ड हो रहा है क्रिटिसिज्म को लेकर? जगन्नाथन जी, दोनों चीज ठीक है, क्योंकि उनको माने कोई भी सरकार को माने 6 महीने से ज्यादा हनीमून पीरियड नहीं मिलता है, और मोदी जी को वो मिला था। थोड़ा आपको ये संघ परिवार उल्टा पलटा कुछ बोलते रहते थे, इसलिए उन्हें फ्लैग मिला। लेकिन उसको छोड़ दें तो एक्चुअली उन्हें 6 महीने 9 महीने का हनीमून पीरियड तो मिला। सिर्फ दिसंबर में सब पूरा उल्टा हो गया, जब ये साक्षी महाराज और ये सब कुछ बकने लगे। अच्छा, उन पर नियंत्रण रखना भी एक फोकस मेरे ख्याल से होना चाहिए अगले साल तक। बहुत ही स्ट्रांग मैसेजिंग होनी चाहिए कि ये सब नहीं चलेगा और हम नहीं। और ये खाली दिखावे के लिए नहीं होगा। जिस तरह की अभी तक जितने भी, जैसे आदित्यनाथ हो, चाहे वो साध्वी प्राची हो, चाहे ये साक्षी महाराज हो, जिस तरह के स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए और उसको उनको भुगतना पड़ा बाई इलेक्शंस में, जिस तरह सीटें हारे, वो महज तो यानी इन पर नियंत्रण, महंगाई पर नियंत्रण और जॉब्स दिलाइए लोगों को, और तब जाकर हिंदुत्व फोर्सेस पर नियंत्रण और जॉब, उतना और भरोसा बढ़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।